नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, आरएसएस की कौरवों से तुलना पर राहुल गांधी पर भड़की बीजेपी। कहा आरएसएस को जानने के लिए शाखा ज्वाइन करें राहुल गांधी। ये आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया। इसको लेकर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस नेता पर निशाना साधा। अनिल विज ने कहा कि वो संगठन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, इसीलिए उन्हें कुछ दिनों के लिए अब आरएसएस की शाखा में शामिल होना चाहिए। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी की आरएसएस पर टिप्पणी से कांग्रेस के नेता भी हैरान हैं। बीजेपी के नेता राहुल गांधी को टारगेट करने के लिए जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसी का जिक्र करते हुए मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि राहुल गांधी पप्पू ही बने हुए हैं। आरएसएस पर हमला करते हुए राहुल गांधी ने सोमवार को अंबाला में अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक नुक्कड़ सभा में संघ के सदस्यों को 21वीं सदी के कौरव कहा था। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो गरीबों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अपनी यात्रा के दौरान वो पहिए के महल में सो रहे हैं। अनिल विज ने कहा कि जिस संगठन के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं उसके बारे में कमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं है। आज का देश आरएसएस की वजह से खड़ा है। आरएसएस को जानने के लिए राहुल गांधी को कुछ दिनों के लिए आरएसएस की शाखा ज्वाइन करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, किसान महापंचायत में जमकर गरजे किसान। कहा सरकार ने नहीं मानी मांग तो 17 जनवरी से गन्ने की छिलाई होगी बंद। ये आपको बता दें कि हरियाणा के करनाल में भीषण सर्दी में भारतीय किसान यूनियन चड़ूनी ग्रुप के बैनर तले नई अनाज मंडी में किसानों की प्रदेश स्तरीय किसान महापंचायत हुई। किसान महापंचायत में किसानों ने सरकार के खिलाफ बिगुल बजाते हुए आह्वान किया कि जब तक प्रदेश सरकार गन्ने के रेट नहीं बढ़ाती है तब तक किसान आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर सरकार गन्ने के रेट नहीं बढ़ाती है तो किसान 17 जनवरी के बाद गन्ने की छिलाई बंद कर देंगे और मिलों में गन्ना भेजना भी बंद कर देंगे। यही नहीं, फिर भी सरकार ने गन्ने के रेट नहीं बढ़ाए तो 20 जनवरी को प्रदेश की सभी शुगर मिलों में तालाबंदी कर देंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चड़ूनी ने कहा कि 16 जनवरी को किसानों का शिष्टमंडल सरकार द्वारा बनाई गई विधायकों की गन्ने के रेट बढ़ाने वाली कमेटी से बातचीत करेगा। अगर 16 जनवरी की मीटिंग में सरकार मांग नहीं मानती है तो 17 जनवरी को गन्ने की छिलाई बंद कर देंगे और 20 जनवरी से हरियाणा की सभी शुगर मिलों को किसान ताला लगा देंगे। अगली बड़ी खबर, पंजाब में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए सचिन पायलट। राजस्थान में परिवर्तन की अटकलें हो गई तेज। ये आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट आज पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ कदमताल करते नजर आए। बता दें कि सचिन पायलट एक दिन पहले ही यात्रा में शामिल होने के लिए फतेहगढ़ साहिब पंजाब पहुंच गए थे। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के बाद पहली बार सचिन पायलट यात्रा में शामिल हुए हैं। राजस्थान में यात्रा करीब 21 दिन रही थी। इसके बाद यात्रा ने हरियाणा में प्रवेश कर लिया था। राजस्थान में सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सियासी खींचतान के बीच सचिन पायलट का यात्रा में शामिल होना बेहद अहम माना जा रहा है। यात्रा में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के धुर विरोधी और पंजाब के कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक माने जाने वाले बायतू विधायक हरीश चौधरी के निशाने पर इन दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। हरीश चौधरी ने हाल ही में हनुमान बेनीवाल की आरएलपी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा प्रायोजित पार्टी बताया था। राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 में ही होने हैं, इसीलिए सचिन पायलट समर्थक लगातार प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन की मांग कर रहे हैं। हालांकि केसी वेणुगोपाल के समझौते के बाद सचिन पायलट कैंप की तरफ से बयानबाजी पर फिलहाल रोक लगी हुई है। अशोक गहलोत कैंप के माने जाने वाले विधायक बीच बीच में बयानबाजी करते रहे हैं। सचिन पायलट भी फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं। आपको बता दें कि सचिन पायलट का एक बार फिर से यात्रा में शामिल होना राजस्थान में बड़े परिवर्तन को दर्शा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि राजस्थान में जल्द ही बड़ा परिवर्तन होने वाला है। अगली बड़ी खबर है, अब ईवीएम मशीन ही नहीं बल्कि आरवीएम मशीन से भी पड़ेंगे वोट। विदेश में बैठे लोग भी कर सकेंगे मतदान। ये आपको बता दें कि अब दूर दराज बैठे लोग भी अपने पसंदीदा प्रत्याशी को वोट दे सकेंगे। यहां तक कि विदेश में रहने वाले भारतीय भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। ये सब कुछ संभव हो पाएगा आरवीएम मशीन के जरिए। आपको बता दें कि आरवीएम का मतलब रिमोट वोटिंग मशीन है। 29 दिसंबर 2022 को चुनाव आयोग ने इसके बारे में मीडिया को बताया था। ये ऐसी मशीन है जिसकी मदद से प्रवासी नागरिक बिना गृह राज्य आए अपना वोट डाल सकते हैं। आसान शब्दों में समझें तो अगर आप उत्तर प्रदेश के कानपुर में पैदा हुए और आपको किसी कारण केरल या देश के किसी दूसरे राज्य या फिर विदेश में रहना पड़ रहा है तो ऐसे में वोटिंग के समय आमतौर पर आप अपने गृह राज्य नहीं जा पाते हैं। इसके चलते आप अपना वोट भी नहीं डाल पाते हैं। अब आरवीएम मशीन ऐसे लोगों को अपने मताधिकार के प्रयोग का मौका देगा। आपको बता दें कि आरवीएम स्टेशन पर निर्वाचन क्षेत्रों की जानकारी होगी। जैसे ही निर्वाचन
क्षेत्र को चुनेंगे, सभी उम्मीदवारों की सूची आपके सामने आ जाएगी। इसके जरिए आप जहां हैं वहीं से ही अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों को रिमोट वोटिंग सिस्टम की लीगल, प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं की जानकारी देने के लिए दिसंबर में ही पत्र लिखा था। आयोग ने 31 जनवरी तक पार्टियों से इस पर फीडबैक भी मांगा है। आपको बता दें कि जल्द ही इसका ट्रायल हो जाएगा और आने वाले चुनावों में इसका प्रयोग भी होगा। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक, जेपी नड्डा की अग्नि परीक्षा शुरू, 17 जनवरी को साफ होगी तस्वीर। यह आपको बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पार्टी की संसदीय बोर्ड की बैठक में शामिल होने आ रहे थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए दूसरे प्रवेश द्वार पर खड़े थे। जैसे ही उन्हें प्रधानमंत्री के अन्य प्रवेश द्वार से आने की सूचना मिली, तेज गति से पहुंचे। उन्होंने उनका स्वागत किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने हिमाचल चुनाव के नतीजों को लेकर मिठास से भरा ताना दे दिया। तब से राजनीतिक कयास लगाए जा रहे हैं कि जेपी नड्डा को बतौर अध्यक्ष 20 जनवरी के बाद सेवा विस्तार की संभावना बेहद कम है। इसका पटाक्षेप 16 से 17 जनवरी को भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा। हालांकि इतना तय है कि 17 जनवरी 2023 को फैसला चाहे जो भी हो, जेपी नड्डा बेरोजगार नहीं रहने वाले। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को सफल बनाने, प्रधानमंत्री के स्वागत और कार्यक्रम को मूर्त रूप देने तथा राज्यवार तैयारी का खाका तैयार करने के लिए राष्ट्रीय महासचिवों की बैठक बुलाई, मंत्रणा भी की। इस बैठक में पार्टी के बेरोजगार चल रहे राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने भी भाग लिया। बेरोजगार का आशय केवल इतना ही है कि विजयवर्गीय के पास में लंबे समय से किसी भी राज्य का प्रभार नहीं है। इसे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आए नतीजे से जोड़कर भी देखा जा सकता है। भाजपा अध्यक्ष ने अपने रणनीतिकारों के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में प्रधानमंत्री के स्वागत की रूपरेखा पर भी चर्चा की है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष रहेंगे या नहीं, 17 जनवरी को यह तस्वीर साफ हो जाएगी। अगली बड़ी खबर, अब एक साथ आ गए राहुल गांधी और किसान नेता राकेश टिकैत। 2024 के लिए बन गया तगड़ा प्लान। यह आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कर रहे वायनाड सांसद राहुल गांधी से मिलने वालों की लिस्ट में अब भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का नाम भी शामिल हो गया है। अब उस मुलाकात में क्या हुआ, ये जानने के लिए भी लोग उत्साहित हैं। ऐसे में खुद किसान नेता राकेश टिकैत ने ही एक चैनल से बातचीत में यात्रा के हरियाणा पड़ाव के दौरान हुई बैठक की जानकारी दी। उन्होंने कांग्रेस की इस भारत जोड़ो यात्रा को लोगों से जुड़ने के लिहाज से बेहद सफल बताया। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी के सामने कांग्रेस शासित राज्यों में किसानों की समस्याएं भी रखी हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस के शासन वाले राज्यों में किसानों की समस्याएं सामने रखी। उन्होंने वायनाड सांसद के सामने छत्तीसगढ़ के किसानों को सही मुआवजा नहीं मिलने, हिमाचल प्रदेश में सेब के किसानों की परेशानियां बताई। इसके अलावा उन्होंने जम्मू और कश्मीर और राजस्थान के किसानों को लेकर भी चर्चा की। राकेश टिकैत ने बताया कि राहुल गांधी ने उन्हें यात्रा के दौरान किसानों के बेटों से मुलाकात के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि वे किसानी से हटकर दूसरा करियर चुनना चाहते हैं। राकेश टिकैत ने जानकारी दी है कि राहुल गांधी ने उनके साथ एक नीति पर भी चर्चा की है जो युवाओं को खेती की ओर बढ़ाएगी। किसान नेता का कहना है कि कांग्रेस नेता ने उन्हें एमएसपी का मुद्दा पार्टी घोषणा पत्र में शामिल करने का भरोसा दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी और किसान नेता राकेश टिकैत दोनों एक साथ आ गए हैं। माना जा रहा है कि 2024 में दोनों फिर एक साथ हुंकार भरेंगे और मोदी सरकार को कड़ी चुनौती देंगे। अगली बड़ी खबर, नीतीश कुमार की कैबिनेट में शामिल होने के लिए उपेंद्र कुशवाहा हुए बेताब, तेजस्वी यादव की कुर्सी पर नजर। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़कर आरजेडी और कांग्रेस के साथ में मिलकर नई सरकार बनाई तो उपेंद्र कुशवाहा के इसमें शामिल होने को लेकर खूब कयास लगाए गए। हालांकि उनके समर्थकों को निराशा हाथ लगी थी। उस समय यह भी कहा गया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी नाराज हैं और उन्होंने नई सरकार की पहली कैबिनेट विस्तार से खुद को दूर कर लिया था। अब एक बार फिर बिहार में खरमास के बाद नए मंत्रियों को कैबिनेट में शामिल कराने की चर्चा होने लगी है। संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर उपेंद्र कुशवाहा से जब सवाल पूछा गया तो उनकी बेताबी का एहसास हुआ। मंगलवार को कुशवाहा ने कहा कि मैं लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हूं, यही वजह है कि हर कोई सरकार में शामिल होना चाहता है। उपेंद्र कुशवाहा के इस जवाब से उनके अरमान सामने निकल कर आ रहे हैं। आपको बता दें कि अभी तक आधिकारिक रूप से कैबिनेट विस्तार को लेकर सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने के लिए अपनी हर क्षमता का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनका हाल ही का बयान इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो नीतीश कुमार कैबिनेट में सिर्फ एक पद की तलाश कर रहे हैं।
अगली बड़ी खबर, आरजेडी में बढ़ रहा नीतीश कुमार का विरोध। 2 विधायकों के बाद अब पार्टी उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी ने भी बोला हमला। आपको बता दें कि बिहार में आरजेडी और जेडीयू में लगातार खटपट जारी है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की कड़ी चेतावनी के बावजूद आरजेडी के विधायक और नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं कतरा रहे। अब आरजेडी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की यात्रा में आम जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा। इससे पहले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह और विजय मंडल भी नीतीश कुमार पर हमला बोल चुके हैं। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की कड़ी चेतावनी के बावजूद भी आरजेडी के विधायक और नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोलने से नहीं कतरा रहे। अगली बड़ी खबर, यूएन की रिपोर्ट में हुआ बड़ा दावा। 3 महीने में चीन को पछाड़कर दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा भारत। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र के जनसंख्या डिवीजन की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत अगले 3 महीनों में चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन सकता है। इससे दोनों देशों पर महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में अब भी काफी संभावनाएं हैं, क्योंकि ये एक युवा देश है। भारत में तेजी से बढ़ रहे 1.41 बिलियन लोगों में से 4 में से लगभग 15 वर्ष से कम आयु का है और लगभग आधे 25 वर्ष से कम के हैं। तुलनात्मक रूप से चीन की जनसंख्या लगभग 1.45 बिलियन है, लेकिन 25 वर्ष से कम आयु के लोग जनसंख्या का केवल 1/4 हिस्सा ही बनाते हैं। आपको बता दें कि यूएन की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है कि 3 महीने में चीन को पछाड़कर भारत दुनिया की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। अगली बड़ी खबर, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर जमकर भड़के ओवैसी बोले मुसलमानों को भारत में रहने की इजाजत देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। ये आपको बता दें कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान दिया कि इस्लाम को देश में कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे हम बड़े हैं का भाव छोड़ना पड़ेगा। उनके इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। अब एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने मोहन भागवत को निशाने पर ले लिया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को भारत में रहने या हमारे धर्म का पालन करने की अनुमति देने वाले मोहन भागवत कौन होते हैं। हम भारतीय हैं क्योंकि अल्लाह ने चाहा। उन्होंने हमारी नागरिकता पर शर्तें लगाने की हिम्मत कैसे की। हम यहां पर अपने विश्वास को समायोजित करने या नागपुर में कथित ब्रह्मचारियों के समूह को खुश करने के लिए नहीं है। आपको बता दें कि ओवैसी ने कहा कि आरएसएस की विचारधारा भारत के भविष्य के लिए खतरा है। एआईएमआईएम के चीफ ने कहा कि भारतीय असली आंतरिक शत्रुओं को जितनी जल्दी पहचान लें उतना ही अच्छा होगा। कोई भी सभ्य समाज धर्म के नाम पर इस तरीके की नफरत और कट्टरता को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली बड़ी खबर, पंजाब हरियाणा में बारिश के आसार। दिल्ली से यूपी बिहार तक ठंड से मिलेगी राहत। आपको बता दें कि उत्तर भारत में जारी भीषण शीतलहर के बीच मौसम विभाग ने अपने ताजा पूर्वानुमान में 11 से 14 जनवरी के बीच पंजाब हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश का अनुमान जताया है। वहीं 11 और 12 जनवरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का भी अनुमान लगाया है। इससे मौसम के करवट लेने की पूरी संभावना बढ़ गई है। आपको बता दें कि फिलहाल दिल्ली से यूपी बिहार तक ठंड से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। आपका क्या मानना है, क्या 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी ही ताजा और न्यू अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय